नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिस्ट्री ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक शेरशाह सूरी के बारे में। और शेरशाह सूरी के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शेरशाह सूरी का केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का था और इसकी भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी, यानी इसका केंद्रीय प्रशासन और इसकी भू राजस्व व्यवस्था, यह दोनों देखेंगे। और दोस्तों, ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इनमें से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। अगर शेरशाह सूरी के बारे में कोई सवाल पूछा जाता है तो ज़्यादातर संभावना जो है इन्हीं दो टॉपिक में से आने की रहती है। तो शुरू करते हैं शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी को देखें अगर हम, तो इसका पहले बैकग्राउंड देखते हैं कि थोड़ा सा जान लेते हैं कि शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था या बचपन का नाम क्या था और इसकी उपाधियाँ क्या क्या थी और इसका काल क्या रहा था। तो दोस्तों, जब मुग़ल काल था उसके बाद में जो हुमायूं का शासन आता तो बीच में शेरशाह का शासन आता है 1540 से लेकर 1545 के बीच। और 45 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं पुनः जो है मुग़ल साम्राज्य स्थापना करने में जो है सफल होता है। और इसके अलावा अगर देखें तो शेरशाह सूरी जो था इसका जन्म होता है 1472 ईस्वी में और यह नारनौल जगह पर होता है। नारनौल यह स्थान जो है वह हरियाणा में है। इस स्थान पर 1472 ईस्वी में शेरशाह का जन्म हुआ था। और अगर डॉक्टर कानूनगो की बात करते हैं तो डॉक्टर कानूनगो बताते हैं कि शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम अगर देखें शेरशाह का तो बचपन का नाम फरीद था। बचपन का नाम, तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। और एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ बनता है कि फरीद किसके बचपन का नाम था, तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। इसके अलावा एक सवाल और पूछा जाता है कि द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था, तो द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक भी शेरशाह सूरी था। द्वितीय अफगान वंश संस्थापक, तो पूछा जाए कि द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था, तो द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक भी शेरशाह सूरी था। अब इसकी कुछ उपाधियां देखते हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखते हैं प्रमुख उपाधियां शेरशाह सूरी की। तो सबसे पहली बात करें, इम्पोर्टेंट उपाधि है हजरत आला। हजरत आला। और अन्य उपाधि देखें तो शेरखा, इसके अलावा शेरशाह, सुल्तान आदिल शाह, हजरत आला, शेरखा, शेरशाह, सुल्तान आदिल शाह। इसके अलावा इसको हैदर द्वितीय भी कहा जाता था। और अगर हम देखें तो धूल में खिला फूल, इसके अलावा अकबर का पूर्वगामी, धूल में खिला फूल, अकबर का पूर्वगामी। इसके अलावा हिंदुस्तानी मुस्लिमों के पुनर्जागरण का अग्रदूत भी जो है शेरखा को माना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख उपाधियाँ थी जिसमें हम देखा कि हजरत आला, और यह हजरत आला जो था इसको उपाधि मिली थी। इसने जो है दक्षिण बिहार का जब ये शासक बना था, दक्षिण बिहार का शासक, तो दक्षिण बिहार के शासक बनने के समय इसको ये उपाधि दी गई थी हजरत आला। और जो शेरखा उपाधि है वह बहार खा जो लोहानी था, बहार खा लोहानी द्वारा इसको दी गई शेरखा की उपाधि, शेर को मारने के कारण। इसके अलावा अगर हम इसका जो नाम देखते हैं शेरशाह, तो शेरशाह जो उपाधि मिली थी वह चौसा के जो युद्ध हुआ था उसकी, चौसा की विजय के बाद, चौसा की जो विजय है उसके बाद में इसका शेरशाह नाम हुआ था, यानी इसकी उपाधि मिली इसको। इसके अलावा सुल्तान आदिल शाह, तो सुल्तान जो आदिल शाह है यह उपाधि इसको दी गई राज्याभिषेक के बाद में। जब शेरशाह का राज्याभिषेक हुआ
उसके बाद में यह उपाधि मिली सुल्तान आदिल शाह। इसके अलावा जो हैदर द्वितीय थी, तो हैदर द्वितीय जो उपाधि है वह एक इतिहासकार थे अब्बास खां शेरवानी, अब्बास खां शेरवानी, इनके द्वारा हैदर द्वितीय इनको उपाधि दी गई। और इसके अलावा और अगर हम देखें तो धूल में खिला फूल, यह उपाधि थी डॉक्टर कानूनगो ने, डॉक्टर कानूनगो द्वारा धूल में खिला फूल उपाधि दी गई। और इसके अलावा अकबर का पूर्वगामी एवं पथ प्रदर्शक इसको माना जाता है। और हिंदुस्तानी जो मुस्लिमत है उनके पुनर्जागरण का अग्रदूत भी उसे माना जाता है। और बाद में जो हम देखते हैं फरीद का नाम बाद में शेरशाह की उपाधि मिलती है, उसके बाद जो है चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि मिलती है। इस टॉपिक में दोस्तों हम शेरशाह के केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानेंगे और इसकी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन। तो देखते हैं शेरशाह का प्रशासन, और प्रशासन के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय प्रशासन। दोस्तों केंद्रीय प्रशासन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। शेरशाह जो था एक कुशल प्रशासक, एक महान विजेता और एक योग्य सेनानायक माना जाता है। और इसके जो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसने प्रमुख कुछ 4 विभाग बनवाए, इसके अलावा कुछ अन्य विभाग भी बनाए थे, वह सारा कुछ इस टॉपिक में देखेंगे। इसके अलावा प्रांतीय प्रशासन को लेकर शेरशाह सूरी का जो है कोई चर्चा नहीं की गई है, बाकी सरकार, परगना और ग्राम इनके बारे में जानेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत करने से पहले हम कुछ स्टेटमेंट देखते हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं शेरशाह के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कीन महोदय द्वारा क्या कहा गया। तो जो कीन इतिहासकार थे इन्होंने कहा था कि इस पठान ने 5 वर्ष में वो कर दिखाया, यानी 5 वर्ष में जो कर दिखाया, 5 वर्ष में जो कर दिया वह मुगल तो दूर अंग्रेज भी नहीं कर पाए। यह कीन महोदय द्वारा कहा गया कि इस पठान ने 5 वर्ष में जो कर दिया वह मुगल तो दूर और अंग्रेज भी नहीं कर पाए। ये इंपॉर्टेंट कथन है जो पूछा जाता है। इसके अलावा इतिहासकार स्मिथ ने क्या कहा है वह देखते हैं। तो स्मिथ द्वारा कहा गया कि शेरशाह अगर, यानी इसने शेरशाह को लेकर स्टेटमेंट दिया कि शेरशाह अगर कुछ दिन और जीवित रहता शेरशाह अगर कुछ दिन और जीवित रहता तो भारतीय इतिहास में मुगलों का नाम नहीं होता। यानी स्मिथ द्वारा कहा गया एक इम्पोर्टेंट कथन है कि शेरशाह अगर कुछ दिन और जीवित रहता तो भारतीय इतिहास में मुगलों का नाम नहीं होता। इसके अलावा एक अन्य इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है अब्बास खां शेरवानी द्वारा कहा गया, वह देखते हैं। अब्बास खां शेरवानी द्वारा कहा गया कि यह योग्यता और अनुभव में, यह योग्यता व अनुभव में दूसरा हैदर था। यानी अब्बास खां शेरवानी जो इतिहासकार है इनके द्वारा कहा गया शेरशाह की योग्यता को देखकर कि योग्यता और अनुभव में दूसरा हैदर था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थे जो हमने देखे, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन। तो अगर केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो है शेरशाह ही सारी शक्तियों का स्वामी था। यानी सारा निर्णय जो है शेरशाह खुद लिया करता था। और इसके अलावा इसने कई सारी चीज़ें अपने जो इसके कार्यकाल में सीखी। तो इसने केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सुधार करने के लिए 4 प्रमुख विभाग बनाए, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। 4 प्रमुख विभाग बनाए जिनको हम देखते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत 4 विभाग बनवाए, इन विभागों को देखते हैं।
तो सबसे पहला विभाग जो है हम देखें तो दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत सबसे प्रमुख एक विभाग था, जो पहला विभाग था दीवान ए विजारत। इसका जो हेड होता था, यानी इसका जो प्रमुख होता था वह वजीर होता था। और यह जो दीवान ए विजारत विभाग होता था, यह राज्य की आय व्यय देखता था, राज्य की आय और व्यय, राज्य की आय व्यय की देखरेख जो है यह विभाग करता था। एक तरह से दोस्तों यह वित्त मंत्रालय की तरह था, वित्त मंत्रालय। दीवान ए विजारत पूछा जाता है और इसका जो प्रमुख था वह वजीर होता था। इसके अलावा दूसरा जो विभाग था वह दीवान ए ईसा। दूसरा प्रमुख विभाग था दीवान ए ईसा। और दीवान ए ईसा जो था, इसका हेड अगर हम देखें तो इसका हेड होता था दबीर ए, इसका जो हेड होता था वह होता था दबीर ए मुमालिक, दबीर ए मुमालिक। यह दीवान ए ईसा जो होता था विभाग, उसका हेड होता था। और ये दीवान ए ईसा विभाग जो था सचिवालय की तरह था, यह सचिवालय होता था। और इसमें कार्य की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कार्य होता था वह शाही पत्राचार संबंधी कार्य होता था, शाही पत्राचार। तो दो प्रमुख विभाग हमने देखे, जिसमें दीवान ए विजारत जिसका कि हेड वजीर और राज्य की आय व्यय इसका कार्य था। एक तरह से ये वित्त मंत्रालय के समान था। दूसरा विभाग दीवान ए ईसा जो कि सचिवालय के समान है, और इसका जो हेड होता था वह दबीर ए मुबालिक कहलाता था और यह शाही पत्राचार का कार्य करता था। जो तीसरा विभाग था वह था दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत, और दीवान ए रसालत जो था यह विदेश विभाग होता था। विदेश संबंधी सारी गतिविधियां इसी विभाग के अंतर्गत होती थी, तो विदेश विभाग दीवान ए रसालत। इसके अलावा दीवान ए अर्ज, चौथा विभाग दीवान ए अर्ज, इम्पोर्टेंट विभाग है यह भी। और यह जो होता था, इसका जो हेड होता था वह आरिज ए मुमालिक होता था। इसका हेड जो होता था वह आरिज ए मुमालिक होता था। दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज भी इसे बोला जाता है। और दोस्तों यह जो दीवान ए आरिज विभाग था ये सैन्य विभाग था। सेना संबंधी जितनी भी गतिविधियों का संचालन है वह सारा कुछ इस विभाग की देखरेख में होता था। तो दीवान ए अर्ज विभाग या दीवान ए आरिज विभाग, और इसका हेड होता था आरिज ए मुमालिक। तो हमने 4 विभाग यहाँ देखे, बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो दीवान ए विजारत राज्य की आय व्यय देखता था, वित्त मंत्रालय के समान होता था। दीवान ए ईसा जो कि दबीर ए मुबालिक इसका हेड होता था और शाही पत्राचार यह देखता था। दीवान ए रसालत विदेश विभाग होता था और दीवान ए अर्ज जो था वह सैन्य विभाग होता था। इसके अलावा कुछ अन्य विभाग थे वह देखते हैं। जो अन्य विभाग थे तो उसमें था दीवान ए कजा। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक अन्य विभाग था दीवान ए बरीद, दीवान ए कजा, दीवान ए बरीद, और इसके अलावा दीवान ए समन, दीवान ए समन। यह 3 अन्य विभाग थे, जिसमें कि दीवान ए कजा जो था वह न्याय विभाग था, न्याय विभाग। और दीवान ए बरीद की बात करें तो यह बरीद जो है गुप्तचरों को कहा जाता था, तो यह गुप्तचर विभाग था। इसके अलावा दीवान ए समन जो था वह शाही परिवार के लोगों के लिए, शाही परिवार जो परिवार था शाही परिवार के लोगों के लिए बनाया गया था यह विभाग। यानी जो शाही परिवार होता था उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। और यह जो था हमने देखा केंद्रीय प्रशासन शेरशाह सूरी का, जिसमें 4 प्रमुख विभाग और कुछ अन्य विभाग हमने देखे। इसके अलावा अगर प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं तो शेरशाह सूरी के प्रांतीय प्रशासन की कोई चर्चा नहीं की गई है। प्रांतीय प्रशासन यानी न के बराबर है कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं, यानी इसकी जो है कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है।
तो इससे पहले देखा हमने प्रांतीय प्रशासन, तो ये पूछ सकते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। तो शेरशाह के समय जो है प्रांतीय प्रशासन के बारे में कोई चर्चा नहीं, यानी इसके समय प्रांतीय जो इकाई थी उसका गठन नहीं किया गया। प्रांतीय प्रांतीय नामक इकाई के जो है गठन नहीं किया गया। और जो प्रांत नामक इकाई का जो है हम अकबर के समय देखते हैं। आगे हम देखते हैं सरकार, और इसको जो है हम जिला कहेंगे। तो सरकार जो होता था उसके अंतर्गत दो तरह के पद होते थे, दो तरह के पद होते थे। अगर उनकी बात करते हैं यहाँ, तो एक था सिकदार ए सिकराना, और दूसरा जो पद था वह था मुंसिफ ए मुंसिफाना। मुंसिफ ए मुंसिफाना। एक पद था दोस्तों सिकदार ए सिकराना, और दूसरा था मुंसिफ ए मुंसिफाना। ये सिकदार ए सिकराना जो होता था वह सिकदारों का हेड होता था, सिकदारों का प्रमुख। और जो मुंसिफ ए मुंसिफाना होता था, इसका जो कार्य होता था वह न्याय करना होता था, न्याय करना। इसके अलावा इसका अन्य कार्य जो था आय व्यय का कार्य भी था, आय व्यय का कार्य। और इसके अलावा यह सारे जो मुंसिफ होते थे उनका ये हेड होता था, तो ये मुंसिफों का जो निरीक्षण भी करता था, मुंसिफों का निरीक्षण। तो दोस्तों इसके 3 प्रमुख कार्य थे, न्याय करना, आय व्यय और मुंसिफों का निरीक्षण करना। यानी सारे जो परगने थे उनमें जाता था और वहाँ पर जाकर मुंसिफों का निरीक्षण करता था। और ये जो सिकदार सिकराना था, यह क्या करता था, यह पूरे सरकार में जो है कानून व्यवस्था देखता था, पूरे सरकार में कानून व्यवस्था यानी पूरे ज़िले में कानून व्यवस्था देखता था। इसके अलावा यह सिकदारों जो होते थे उनका निरीक्षण भी करता था, यानी सिकदारों का निरीक्षण। तो इसका प्रमुख कार्य था कानून व्यवस्था देखना और सिकदारों का निरीक्षण करना। इसके अलावा सरकार में अगर और हम देखें, तो जब हम एक व्यक्ति था अबुल फजल इतिहासकार, उसके बारे में हम जानते हैं कि अकबर के समय हम उसको देखते हैं। तो उससे अबुल फजल ने क्या कहा, तो अबुल फजल ने शेरशाह के जो सरकार है उसके लेकर कहा है कि शेरशाह के समय जो उसका साम्राज्य था वह 63 सरकारों में बटा था, यानी 63 जिलों में बटा था, जिसमें कि अगर हम देखें तो 16 तो बंगाल में थे और 47 अन्य जगह पर। 16 बंगाल में और 47 अन्य जगह पर थे। और इसके अलावा यहाँ पर बंगाल में एक प्रमुख पद बनाया गया था जिसे अमीर बंगला पद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो 16 बंगाल में जो पद थे, यहीं पर नियंत्रण के लिए यहाँ एक नया पद बनाया गया जो कि था अमीर ए बंगला। एक इम्पोर्टेंट पद है, यहाँ से सवाल पूछा जाता अमीर ए बंगला क्या था। तो यह जो सरकारें थे 16 बंगाल में, वहाँ पर नियंत्रण के लिए एक पद बनाया गया अमीर ए बंगला। और यहाँ पर सबसे पहले बिठाया गया था काजी फजीलात को, यानी यह पद जो दिया गया काजी फजीलात को दिया गया। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी काजी फजीलात को कौन सा पद दिया गया था, तो अमीर ए बंगला का पद जो है काजी फजीलात को दिया गया था। इसके अलावा आगे हम देखते हैं एक प्रमुख इकाई थी जो कि विलायत कहलाती थी, उसके बारे में। तो शेरशाह के समय जो है विलायत की चर्चा मिलती है। और विलायत जो होता था दोस्तों वह आधुनिक कमिश्नरी के समान था, आधुनिक कमिश्नरी के समान जो है विलायत होता था। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि प्रशासनिक जो इकाई थी विलायत नामक एक नई प्रशासनिक इकाई का गठन किसने किया या पहली बार किसने किया, तो इस जो इकाई का गठन है वह शेरशाह के सूर्य के द्वारा किया गया था। ये सवाल पूछा जाता है कि विलायत नामक एक नई प्रशासनिक इकाई का गठन किसके द्वारा किया गया, तो वह किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। और यह जो विलायत था वह
प्रशासन और सुरक्षा का कार्य करता था, यानी प्रशासन और सुरक्षा की दृष्टि से इसका गठन किया गया था। प्रशासन व सुरक्षा के लिए गठन। प्रशासन व सुरक्षा के लिए इस विलायत नामक जो इकाई था, या हम जिसे कहते हैं कमिश्नरी, उसका गठन किया गया। और यह जो था कई सरकारों से मिलकर इसका जो है गठन किया गया था। कई सरकारों से मिलकर गठित। यह विलायत जो था कई सरकारों से मिलकर गठित था। और इसके अलावा आगे हम देखते हैं परगना, एक नई इकाई जो कि तहसील थी। आगे जो नई इकाई हम देखेंगे वह है परगना। यह आधुनिक जो तहसील है उसके समान होती थी। और परगना जो होता था दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि भू राजस्व वसूली की सबसे बड़ी इकाई शेरशाह सूरी के समय में कौन थी, तो वह थी परगना। तो भू राजस्व वसूली की सबसे बड़ी इकाई तो यह थी परगना। और ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो और इसी परगना में जो थे दोस्तों 4 तरह के अधिकारी रखे गए थे इस व्यवस्था को संभालने के लिए। परगने को संभालने के लिए 4 अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी। तो परगना में जो है 4 प्रमुख अधिकारी रखे गए थे, जिन्हें देखते हैं। तो जो पहला अधिकारी था वह था सिकदार। दूसरे अधिकारी की बात करें तो वह था मुंसिफ। तीसरा जो अधिकारी था वह था फौजदार। और चौथा जो अधिकारी था वह था कारकुन। सिकदार, मुंसिफ, फौजदार और कारकुन। दोस्तों एक एक जो ये पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। ये शब्दावलियों में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, या मिलान में ये सवाल आते हैं। सिकदार कौन था, मुंसिफ कौन था, फौजदार कौन था और कारकुन कौन था। तो यह परगना स्थल के अधिकारी थे, परगना स्तर के प्रमुख अधिकारी थे। और अगर बात करते हैं सिकदार की, तो सिकदार जो था यह कानूनी व्यवस्था संभालता था। कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून की देखभाल, यह सारा कुछ जो है सिकदार के द्वारा किया जाता था। और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसके पास एक सैन्य टुकड़ी होती थी। इसकी मदद के लिए एक सैन्य टुकड़ी होती थी। दूसरा हम देखें मुंसिफ, तो मुंसिफ जो था वह दीवानी मामले देखता था। दीवानी मामले जो है मुंसिफ द्वारा देखे जाते थे। इसके अलावा इसका अन्य कार्य था आय व्यय का कार्य, देख रेख करना। आय व्यय की देखभाल या देख रेख करना इसका प्रमुख कार्य था। तीसरा देखते हैं फौजदार क्या होता था। तो जो फौजदार होता था वह खजांची होता था, या हम कहें यह कोषाध्यक्ष होता था। खजांची या जो कोषाध्यक्ष होता था वह फौजदार होता था। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे एक शब्द आ रहा है कारकुन। तो कारकुन क्या होते थे, यह कारकुन जो होते थे वह लेखाकार होते थे। और यह क्या करता था, फारसी व हिंदवी पर लिखता था। फारसी व हिंदवी, यह एक लेखाकार होता था जो कि फारसी और हिंदवी पर लिखता था। और इसे लिखने के लिए इसके पास एक विशेष प्रकार का कागज़ था जिस पे ये लिखता था, जिसे कागज़े खास कहा जाता था। कागज़े खास, जिस कागज़ पे लिखता था वह कागज़े खास कहलाता था। तो यह 4 प्रमुख अधिकारी थे जिसे हमने देखा, जिसमें सिकदार, मुंसिफ, फौजदार और कारकुन थे। अब हम देखते हैं एक अन्य इकाई ग्राम। तो शेरशाह सूरी के समय जो ग्राम थे या जो गांव थे, 2 प्रकार के गांवों की चर्चा मिलती है। एक था डेल और एक था मोजा। तो इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, डेल क्या था, मोजा क्या था। डेल और मोजा। तो दोस्तों जो डेल होता था वहाँ पर क्या होता था, निवास और कृषि दोनों होता था, यानी निवास और खेती का कार्य दोनों किया जाता था। और जो मोजा होते थे वहाँ केवल कृषि की जाती थी। यहाँ पर मोजा में केवल कृषि की जाती थी। और गांव जो होता था वहाँ पर 3 लोगों की चर्चा मिलती है हमें शेरशाह के समय। 3 लोगों की चर्चा मिलती है।
यानी 3 लोगों के बारे में चर्चा की गई है। तो जिसमें अगर पहला देखें तो वह है मुकदम, दूसरा जो था वह है पटवारी, तीसरा जो था वह है चौकीदार। इन 3 लोगों की चर्चा ग्राम के विषय में मिलती है। और मुकदम जो था वह गांव का प्रधान होता था, और यह जो था इसका जो अगर हम देखें तो यह कानून व्यवस्था संभालता था, गांव की कानून व्यवस्था। इसके अलावा पटवारी जो होता था वह लेखपाल की तरह होता था, लेखपाल। पटवारी जो होता था वह लेखपाल होता था। यानी कि यह जो है कृषि संबंधी या कृषि भूमि का जो है वह कार्य करता था। यानी जो कृषक थे उनके नाम, उनका विवरण, उसकी खेती का विवरण, कितनी खेती है, वह सारा कुछ है। या कर की मात्रा, किस किसान को कितना कर देना है, या कितना कर कौन सा किसान दे रहा है, किसके उपज का कितना कर लिया जा रहा है, वह सारा कुछ जो है लेखपाल द्वारा किया जाता था। इसके अलावा चौकीदार देखें तो यह सुरक्षा का कार्य करता था। सुरक्षा संबंधी जो कार्य वो चौकीदार द्वारा किए जाते थे। तो 3 लोगों की चर्चा थी, मुकदम, पटवारी और चौकीदार। इसके अलावा जो ग्राम था वह शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और जो अन्य जो बंदोबस्त है वह सारे बंदोबस्त जो है गांव स्वयं करेगा, ऐसा शेरशाह सूरी के समय विद्यमान था। अब हम देखते हैं शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था। अभी तक हमने शेरशाह सूरी के केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखा, जहां हमने जो है केंद्रीय प्रशासन के अंदर के 4 प्रमुख विभाग देखे, उसके अलावा कुछ अन्य विभाग देखे। उसके बाद जो प्रमुख इकाइयाँ थी जिसमें हमने सरकार और जो भू राजस्व की वसूली की सबसे बड़ी इकाई परगना के बारे में देखा, विलायत के बारे में देखा, और शेरशाह सूरी के जो गांव थे जिनमें डेल और मौजा है उनको देखा। अब हम देखते हैं शेरशाह सूरी की एक इम्पोर्टेंट व्यवस्था जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, शेरशाह सूरी की भू राजस्व। देखते हैं शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था, और यह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो शेरशाह सूरी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, सबसे पहले अगर हम देखें तो यह रैयतवाड़ी पर आधारित थी। यह जो थी रैयतवाड़ी या हम कहें जब्ती प्रणाली पर आधारित थी, जब्ती प्रणाली। एक सवाल दोस्तों यही बन जाता है कि शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था किस पे आधारित थी, तो यह जो है रैयतवाड़ी या जब्ती प्रणाली पर आधारित थी। यानी जो है सीधा प्रजा यानी रैयत यानी प्रजा से जो है टैक्स वसूली की जाती थी। बीच में खूट मुकदम चौधरी जो है, अन्य जो अधिकारी थे वह नहीं थे। तो यहाँ जो थी वह रैयतवाड़ी या जब्ती प्रणाली थी। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद हैं जहाँ पर यह प्रणाली लागू नहीं थी, यहीं देखते हैं उनको। तो पंजाब, मुल्तान, इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, मुल्तान, राजस्थान और मालवा, इन 4 स्थानों पे जो है यह रैयतवाड़ी प्रणाली लागू नहीं थी। यहाँ पर जो है पंजाब, मुल्तान, राजस्थान और मालवा, यहाँ पर अलग व्यवस्था थी, यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर 2 प्रकार की व्यवस्था थी, जिसमें गल्ला बटाई और एक था कानकूत, जिसको कि नस्क या मुक्तई व्यवस्था भी कहते थे। एक थी गल्ला बटाई और दूसरी थी कानकूत। दोस्तों गल्ला बटाई और कनकूत ये दोनों अलग अलग हैं। कनकूत का मतलब था कि अनुमान के आधार पर जो है टैक्स लगाया जाता था। यानी कि अधिकारी आते थे और खड़े खेत को देखते थे कि भाई अनुमानी आधार पर कि इतना जो है टैक्स इसका एक तिहाई आप हमें कर के रूप में देंगे। तो यह एक व्यवस्था थी, कनकूत व्यवस्था यहाँ पर। इसके अलावा दूसरी हम देखें तो गल्ला बटाई, इसके अंतर्गत जो है 3 तरह की व्यवस्थाएं थी, जिसमें खेत बटाई, इसके अलावा हम देखें तो लंक बटाई, खेत बटाई, लंक बटाई और एक थी रास बटाई। तो ये तीनों क्या होते थे दोस्तों, जैसे खेत बटाई है तो ऐसा खेत है और इसमें जो है मान लो एक तरफ फसलें उगी हुई तो 1/3 तो जो है शेरशाह सूरी का और 2/3 जो है वह किसान का होगा। यानी कि किसान को कह दिया जाता था कि ये तुम्हारा खेत है और इसका 1/3 हिस्सा यहाँ से जो है फसल के रूप में या राजस्व के रूप में शेरशाह सूरी को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर लंक बटाई की जो बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता था, जैसे जो अनाज के जो कटता था अनाज, उसके गट्ठर बना दिए जाते थे और गट्ठर में से कर दिया जाता था कि 1/3 शेरशाह सूरी का, बाकी 2/3 जो है किसान रखेगा। तीसरा हम देखें रास बटाई, तो यहाँ क्या होता था, इसमें अनाज के दाने के रूप में, जैसे निराश के रूप में अनाज जो निकलता था उसका 1/3 हिस्सा जो है राजस्व के रूप में जो है जो प्रशासन को या हम कहें तो शेरशाह सूरी को चुकाना पड़ता था। और इसके अलावा
2/3 हिस्सा जो था वह किसान का होता था। तो ये 2 प्रकार की व्यवस्थाएं जो थी वह इन 4 जगह पर थी, पंजाब, मुल्तान, राजस्थान और मालवा। बाकी जो रेतवाड़ी या जब्ती प्रणाली पर आधारित जो प्रथा थी, जो व्यवस्था थी, वह लागू थी शेरशाह सूरी के समय बाकी स्थानों पर। इसके अलावा जो शेरशाह सूरी है उसने भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत एक और अन्य महत्वपूर्ण कार्य किया, भूमि की पैमाइश करवाई। भूमि की पैमाइश, इसने भूमि की पैमाइश करवाई और यह पैमाइश इसने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम आता है अहमद खां। अहमद खां के नेतृत्व में इसने भूमि की पैमाइश करवाई। इंपॉर्टेंट सवाल अब पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी ने भूमि की पैमाइश किसके नेतृत्व में कराई थी? तो अहमद खां के नेतृत्व में कराई थी। और इसी अहमद खां के नेतृत्व में इसने भूमि की पैमाइश में 2 प्रकार के जो मापक यंत्र हैं उसका प्रयोग किया, जिसमें इसने एक प्रयोग किया था गज ए सिकंदरी का, और दूसरा जो इसने किया था वह था जरीब। यहाँ से सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं कि जरीब क्या था? तो जरीब जो था वह सन की डंडी होता था, सन की डंडी। और जो गज सिकंदरी था, अकबर के समय जो है वह चेंज हो गया, वहाँ हम देखेंगे गज इलाई। और यहाँ पर था मापक यंत्र जो था वह गज सिकंदरी, जो कि 3/4 मीटर होता था, या हम कहें यह 32 इंच का होता था, या कहें तो 39 अंगुल के बराबर, 39 अंगुल के बराबर होता था। तो यह जो व्यवस्था, जो भूमि की पैमाइश का कार्य किया गया, वह अहमद खां के नेतृत्व में किया गया, जिसमें गज सिकंदरी या जरीब का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत और क्या सुधार किए या क्या कार्य किए वह देखते हैं। इसके अलावा जो है इसने उत्पादकता के आधार पर भूमि को 3 भागों में बांटा, यानी उत्पादन के आधार पर या उत्पादकता के आधार पर जो है भूमि को 3 भागों में बांटा, जिसमें उत्तम, मध्यम और निम्न भूमि। उत्तम, मध्यम और निम्न भूमि, 3 प्रकार की भूमि का जो है उत्पादकता के आधार पर इसने बांटा था। और कर का निर्धारण भी जो है दोस्तों इन्हीं भूमि के आधार पर किया जाता था, उत्तम, मध्यम और निम्न भूमि। और अगर कर की बात करते हैं तो कर की मात्रा जो थी वह 1/3 या 33% होती थी। 1/3 या 33%। इम्पोर्टेंट है, शेरशाह सूरी के समय भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत कर की जो मात्रा थी वह कितनी थी? तो 1/3 या 33% जो थी वह कर की मात्रा थी। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद मिलता है मुल्तान में जो है दोस्तों वह 1/4 मिलता है। मुल्तान जो था वहाँ पर 1/4 या हम कहें तो 25% जो है कर की मात्रा निर्धारित की गई थी। यह मुल्तान जो है शेरशाह सूरी के समय एक अपवाद स्वरूप यहाँ पर कर की मात्रा 1/4 थी। बाकी सभी जगह जो है कर की मात्रा 1/3 या 33% थी। और उत्तम, मध्यम और निम्न भूमि के अंतर्गत यह कर लिया जाता था। जिसके अगर बात करें तो कर का निर्धारण जो है इसी के आधार पर किया जाता था, जैसे उत्तम, मध्यम और निम्न भूमि, इनका औसत निकाला जाता था, यानी उत्तम प्लस मध्यम प्लस निम्न, और इसमें जो है 3 का भाग लगाया जाता था और फिर इनका औसत निकाल के कर का निर्धारण किया जाता था। यानी जो तीनों तरह की भूमि थी उसके कुल उत्पादन में से 1/3 कर लिया जाता था औसत का। मान लो अगर हम कहें तो उत्तम भूमि मान लो 10 है, मध्यम भूमि 8 है, और जो निम्न भूमि है वह वहाँ पर जो उत्पादन है वह 4 होता है। और अगर हम इसमें 3 का भाग दें तो 24/3, यानी कि औसत निकल के आता है 8, और 8 का जो है 1/3 भाग जो है कर के रूप में लिया जाता था। तो यह कर निर्धारण की एक व्यवस्था थी जिसमें भूमि के इनको आधार बनाकर उत्पादक के आधार पर जो है उत्पादकता के आधार पर इनको औसत निकाला जाता था और उसके आधार पर कर लिया जाता था। और कर की मात्रा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1/3 या 33% जो है कर लिया जाता था। ये सवाल कई बार पूछा गया है। इसके अलावा जो कर है दोस्तों वह नगद व अनाज के रूप में, नगद व
नकद व अनाज दोनों रूपों में कर लिया जाता था, जिसमें कि जो नकद था उसको जो है प्राथमिकता दी जाती थी। तो यह कर निर्धारण की व्यवस्था थी शेरशाह सूरी के समय। इसके अलावा शेरशाह सूरी के समय जो है कुछ अन्य कर थे, वह देखते हैं। दोस्तों शेरशाह सूरी के समय कुछ अन्य कर भी लिए जाते थे, वह देखते हैं। तो अन्य कर जो थे उसमें अगर बात करें तो पहला प्रमुख कर था वह था जरीबाना। और यह जरीबाना क्या होता था दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट शब्द है जरीबाना। तो जरीबाना जो होता था वह भू सर्वेक्षण शुल्क होता था। भू सर्वेक्षण शुल्क, जरीबाना जो होता था वह भू सर्वेक्षण शुल्क होता था, यानी कि यह जो है भूमि के पैमाइश के बदले यह कर लिया जाता था। भूमि की पैमाइश के बदले। तो जरीबाना जो कर था वह भूमि की पैमाइश के बदले लिया जाता था, जिसको कि भू सर्वेक्षण शुल्क के रूप में जो है नाम से जाना जाता था। और यह जो होता था यह कर उत्पादन का 2 से 1/2% यानी 2.5% होता था। उत्पादन का 2.5% जो है यह कर लिया जाता था। इसके अलावा एक अन्य प्रमुख कर था जिसका नाम था महाशिलाना। इसके बारे में देखते हैं महाशिलाना क्या होता था। तो महाशिलाना जो होता था, जो ये भूमि की पैमाइश करने वाले अधिकारी होते थे वह ये कर लेते थे। भूमि की पैमाइश करने वाले अधिकारी, ये अधिकारी जो है यह कर लेते थे, यानी यह शुल्क लेते थे महाशिलाना नामक। और यह जो होता था यह 5% होता था। महाशिलाना जो है भूमि की पैमाइश करने वाले अधिकारियों द्वारा लिया जाता था, और यह कर जो होता था वह 5% जो होता था। इसके अलावा अन्य कर की बात करें तो एक अन्य जो है आपदा कर भी होता था। आपदा कर होता था दोस्तों, यानी कि आकस्मिक आपदा कर, आकस्मिक रूप से कोई आपदा आ जाए, आकस्मिक आपदा कर, जैसे कि प्लेग है, बाढ़ है, सूखा है, तो इस पर जो है कर लिया जाता था। और यह भी जो है 2.5% होता था। तो यहाँ उत्पादन का हमने देखा जरीबाना, वह भी उत्पादन का 2.5% लिया जाता था। महाशिलाना 5% और आकस्मिक आपदा कर था वह 2.5% लिया जाता था। इसके अलावा सीमा शुल्क भी लिया जाता था, उसका भी जो है परसेंटेज 2.5% होता था, यानी सीमा शुल्क। और यह भी जो है 2.5% होता था। और सिंधु नदी तट और बंगाल तट पर यह शुल्क जो है 2 जगह यहाँ पर यह शुल्क लगता था, यानी सिंधु तट पर, सिंधु नदी तट और बंगाल तट पर, इन 2 जगहों पर जो है यह सीमा शुल्क जो है 2.5% लगता था। तो यह कुछ कर थे, अन्य कर थे जो हमने देखे, जरीबाना, महाशिलाना, इसके अलावा आकस्मिक आपदा कर और इसके अलावा सीमा शुल्क। और भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हम अब अंत में देखेंगे एक अन्य व्यवस्था थी जो थी कि पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था को देखते हैं। तो अन्य व्यवस्था हम देख रहे थे, तो इसमें जो है एक प्रमुख व्यवस्था इसने शुरू की थी, पट्टा एवं कबूलियत। पट्टा एवं कबूलियत दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और ये व्यवस्था जो था इसने सासाराम जो है बिहार वहीं पर शुरू कर दी थी जब वह अपने पिता के अंडर में था। तो इसके अंतर्गत जो है 2 प्रकार के शब्द आते हैं, हमने देखे पट्टा और कबूलियत। तो पट्टा क्या होता था वह देखते हैं। पट्टा क्या होता था दोस्तों, यह इसमें जो होता था किसान का नाम, इसके अलावा, और ये व्यवस्था दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसमें किसान का नाम, इसका जो है भूमि का विवरण, कृषि भूमि का विवरण, यानी किसान का नाम होता था, कृषि भूमि का विवरण होता था। इसके अलावा यहाँ पर जो है भू राजस्व की राशि कितनी होगी वह निर्धारित होती थी। भू राजस्व की राशि कि कितना कर देना है, किसान को कितना कर देना है, वह सारा कुछ किसान को एक पट्टा दिया जाता था। उसके अंतर्गत लिखा जाता था कि इस पट्टे के अंतर्गत किसान का ये नाम है, इसकी भूमि कितनी है, और इसका विवरण होता था। इसके अलावा भू राजस्व की राशि यानी कितना कर उसको देना होता था, यह सारा कुछ इस पट्टे में लिखा होता था, यानी किसान के नाम ये पट्टा
दिया जाता था। दूसरा हम देखते हैं कि कबूलियत क्या थी दोस्तों, जब किसान के पास ये पट्टा यानी किसान के नाम पर पट्टा कर दिया गया कि आपके पास ये किसान का नाम है, आपके पास इतनी ज़मीन होगी और इतनी भू राजस्व व्यवस्था यानी आपको इतना कर देना होगा। तो कबूलियत में क्या होता था, किसान स्वीकार करता था, यानी यह एक स्वीकृति पत्र होता था। कबूलियत एक स्वीकृति पत्र होता था जिसमें किसान को ये स्वीकार करना पड़ता था कि मैं टैक्स दूंगा, यानी कि वह टैक्स के लिए मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए उसको एक पट्टा निर्धारित किया गया था कि ये आपके ये नाम है, आपका एक कृषि विवरण है और आपको इतनी भू राजस्व व्यवस्था जो है भू राजस्व देना पड़ेगा, वरना जो है आपसे पट्टा जो है छीन लिया जाएगा। तो यहाँ पर किसान स्वीकार कर लेता था कबूलियत के द्वारा कि इस स्वीकृति पत्र के द्वारा कि हाँ मैं टैक्स दूंगा। तो इस प्रकार यह एक इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। पट्टा और कबूलियत कई बार पूछा गया है कि पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किसने की, तो शेरशाह सूरी के द्वारा पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की गई थी। यह था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, शेरशाह सूरी का केंद्रीय प्रशासन और उसकी भू राजस्व व्यवस्था, जहाँ हमने केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत इसके 4 प्रमुख विभाग और कुछ अन्य विभाग देखे, और इसके अलावा हमने वहाँ विलायत है, सरकार है, परगना है और इसकी ग्राम व्यवस्था जिसमें डेल और मौजा उसके बारे में जाना, और इसकी भू राजस्व व्यवस्था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं उसको हमने देखा। भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा कि यहाँ इसमें इसके जो साम्राज्य में थी वह रेतवाड़ी या जब्ती प्रणाली आधारित थी, यानी सीधे जनता से जो है या रेत या प्रजा से टैक्स वसूला जाता था, जिसमें कुछ अपवाद स्वरूप 4 जगह के नाम हमने देखे, पंजाब, मुल्तान, राजस्थान और मालवा। वहाँ पर यह व्यवस्था लागू नहीं थी। वहाँ पर जो था वहाँ पर रेतवाड़ी व्यवस्था की जगह गल्ला बटाई या हम कहें कानकूद यानी अनुमाद के आधार पर जो है वह टैक्स वहाँ पर लिया जाता था। कर भू राजस्व जो था वह लिया जाता था, जिसमें हमने खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई देखा। और इसके अलावा भू राजस्व व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई देखी वह परगना होती थी। अगर पूछा जाए कि भू राजस्व व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी शेरशाह के समय, तो वह परगना होती थी सबसे बड़ी, और सबसे अगर छोटी पूछी जाए तो दोस्तों वह बीघा होती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछा जाता है दोनों सवाल कि भू राजस्व व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, तो वह परगना थी, और सबसे छोटी जो होती थी वह बीघा होती थी, जो कि 3600 वर्ग गज की होती थी। इसके अलावा हमने कर की मात्रा देखी, बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी कि 1/3 कर लिया जाता था यानी 33% लिया जाता, लेकिन मुल्तान जो था वहाँ पर 1/4 यानी 25% कर लिया जाता था। इसके अलावा कर निर्धारण का हमने देखा, उत्पादकता के आधार पर 3 प्रकार की भूमि थी, उत्तम, मध्यम और निम्न, जिसमें कि इन तीनों का औसत निकाल के जो औसत आता है उसका 1/3 कर के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा कर जो है नगद व अनाज दोनों के रूप में लिया जाता था, लेकिन नगद को जो है प्राथमिकता दी गई थी। उसके अलावा जो अन्य कर हमने देखे जिसमें जरीबाना है जो कि भू सर्वेक्षण शुल्क था, उसके अलावा यानी कि भूमि की जो पैमाइश के बदले ये कर दिया जाता था। उसके अलावा महासिलाना हमने देखा, महासिलाना के अंतर्गत हमने देखा था कि भूमि की पैमाइश जो करने वाले अधिकारी थे वह ये कर लेते थे और वह 5% होता था। इसके अलावा आकस्मिक आपदा पर जो कि 2.5% होता था, प्लेग, बाढ़ या सूखा या युद्ध के समय जो कर लिया जाता था वह आकस्मिक आपदा कर कहलाता था। इसके अलावा सीमा शुल्क देखे हमने जो कि सिंधु नदी और बंगाल के तट पर लिया जाता था, जो कि 2.5% लगता था। यह 2 ही जगह लिया जाता था उस समय। और इसके अलावा जो हमने देखा पट्टा और कबूलियत व्यवस्था, जिसमें हमने देखा पट्टा क्या होता था, जिसमें ये किसान के नाम का एक पत्र होता था जिसमें किसान की भूमि का विवरण वगैरह या भू राजस्व कितना टैक्स देखा वह सारा कुछ लिखा होता था। भूमि की पैमाइश हमने देखी, जहाँ पर अहमद खां के नेतृत्व में गजे सिकंदरी और जरीब यानी सन के डंडी का प्रयोग किया जाता था। और गजे सिकंदरी के बारे में पूछा जाता था कि इसका अनुपात क्या था, तो यह जो था वह 39 अंगुल के बराबर होता था। इसके अलावा कबूलियत व्यवस्था देखी, जो कि किसान द्वारा स्वीकार किया जाता था कि हाँ मैं इतना लगाने इतना टैक्स दूंगा। तो दोस्तों यह था आज का हमारा एक प्रमुख टॉपिक। आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।